जिस सरदार को देश को एक ही सूत्र में जोड़ने का श्रेय दिया जाता है, क्या वही सरदार देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे? विडंबना देखिए, जो शख्स तुरंत फैसले लेने के लिए जाना जाता है और जब बारी उसकी शख्सियत पर फैसला लेने की आती है तो इतिहास भी हिचकिचा जाता है। जनवरी 1948 लखनऊ में सरदार पटेल एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पूरा देश विभाजन की आग में अब भी सुलग रहा था। पटेल ने मंच से कहा कि देश के मुसलमानों के लिए वक्त आ गया है कि वो हिंदुस्तान के प्रति अपनी वफादारी का सबूत दुनिया के सामने रखें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दो नावों पर सवारी ठीक नहीं है। पटेल के इस भाषण ने तूफान खड़ा कर दिया। कांग्रेस के अंदर जो भी बड़े मुस्लिम नेता थे, उन्होंने पटेल के सेक्युलर होने पर ही सवाल उठा दिया। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल इतिहास आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर चला गया। क्या पटेल की सोच में कहीं ना कहीं हिंदूवादी ताकतों के लिए थोड़ा झुकाव था? पटेल के इस भाषण में क्या इस बात के संकेत नहीं दिखते? या बेबाक होकर उन्होंने जो कुछ कहा उसका गलत मतलब निकाला गया? ये उसकी इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग है। जब उसने देखा कि एक सेक्शन मुसलमानों का लॉयल नहीं है, तो उतना ही फ्रैंक था कि जो लॉयल नहीं हो करें। तो ये वो नहीं है कि साहब मुसलमान एक सेक्शन है उसको कह रहा है कि भाई तुम नहीं हो, तो इसलिए उसका ये कहना उन्हीं तक है जो लॉयलिस्ट नहीं थे। ये सारे मुसलमानों के प्रति उनकी ओपिनियन नहीं बनाई जा सकती। तो पटेल जो है वो समझते थे कि भाई मुसलमान जो हिंदुस्तान में है, अगर वो पाकिस्तान जाना चाहे तो चले जा सकते हैं, वरना यहाँ रहें तो हिंदुस्तानी की तरह रहे। नेहरू और गांधी जो थे वो दूसरे ढंग से सोचते थे। वो कहते मुसलमानों को अपील करना चाहिए कि ना जाए और हिंदुस्तान में ही रहें। लखनऊ के इस भाषण की भूमिका दिल्ली में 6 महीने पहले बन चुकी थी। 15 जून 1947 को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पटेल ने साफ साफ कह दिया था कि अब विभाजन को कोई नहीं रोक सकता। विभाजन के इस फैसले पर नेहरू की भी सहमति थी, लेकिन पटेल के विरोधियों ने इस बात को हवा दी कि कहीं न कहीं इस फैसले के पीछे पटेल की हिंदूवादी सोच की तरफ झुकाव ने भी अहम रोल अदा किया। 46 के चुनाव में चाहे कि केरला का मुसलमान हो, मापला हो, चाहे कि बेंगलोर में हम बात करें, बेंगलोर का दखनी मुसलमान हो, उन्होंने भी मुस्लिम लीग को अपना वोट दिया। तो पटेल इससे बहुत गुस्सा खफा है कि आप लोग तो कभी पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सकते हैं, तभी भी हम अब कांग्रेस को माने अंगूठा नीचा कर रहे हैं। तो इससे वो बहुत गुस्सा हो गए और थोड़ा थोड़ा ये आरएसएस के निकट पहुंच गए। बंटवारे की बात तो मोहम्मद अली जिन्ना सन 40 से ही जोर शोर से करने लगे थे। उसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं को यह उम्मीद थी कि बीच का कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। और फिर सरदार ने जो दांव खेला तो जिन्ना के पैरों से जमीन खिसकने लगी। उसके बाद जिन्ना के अंदर पाकिस्तान के सपने को हकीकत में बदलने का उतावलापन दिन ब दिन बढ़ने लगा। बस तय हो जाए कि मुसलमानों को क्या हिस्सा मिलेगा इक़्तिदार में, और गांधी साहब चाहते थे कि पहले आज़ादी का फैसला हो और उसके बाद बात की जाएगी। तो इसमें डिफरेंसेस बहुत पैदा हो गए इन दोनों में।
पाकिस्तान बनने के साथ ही देश बांटने का काम तो पूरा हो गया, लेकिन पटेल के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती राजा रजवाड़ों के हाथ टुकड़ों में बंटे देश को जोड़ने की थी। अपने करीबी सहयोगी वीपी मेनन की मदद से पटेल पूरे देश में घूम घूम कर राजाओं और नवाबों को समझा बुझाकर और जहां जरूरत पड़ी वहां आंखें दिखाकर भारत के साथ ले आए। दोनों के राजा महाराजा तो इतने ताकतवर समझे जाते थे कि अंग्रेज लोग उनको फेडरेशन में नहीं लाना की कोशिश की थी मगर नहीं ला पाए, तो एकदम से करना 2-3 साल के दरमियान वाकई कमाल का काम था। नेहरू की समझ थी कि ये मेरे बस की नहीं है, इसने पटेल कर सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल वो जैसे कहते हैं कि आजकल वो ही वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन मैन, वो माने बिल्कुल हर डिटेल को समझते थे। और उन्होंने अपने अफसरों को कहा कि ये जो महाराजा नवाब महाराजा हैं, तो जब आप उनसे बात कर रहे हैं, जब अपनी नेगोशिएशन, ये मत कहना कि आप आपके खजाना में कितने माने नेकलेस कितने पड़े हैं और कितना गोल्ड है कितना, ऐसा नहीं, सिर्फ उनकी जमीन चाहते हैं क्योंकि जमीन एक हो। सबसे बड़ी रुकावट कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ में आ रही थी। नेहरू और पटेल के बीच बड़े मतभेद की वजह ये 3 रियासतें भी थीं। हैदराबाद और जूनागढ़ के मसले को तो पटेल ने सुलझा दिया। हैदराबाद का भी शायद लंबा होता अगर सरदार पटेल उसको एकदम खत्म करने की कोशिश न करते जैसा उन्होंने किया। लेकिन कश्मीर में उनके सफर पर ब्रेक लग गया। कश्मीर में पटेल इसलिए नहीं आए पहले भी क्योंकि पाकिस्तान ने जब अभी लड़ाई मतलब तकसीम हुई उसी के साथ ट्रुप्स भेज दिए, और अब जब ट्रुप्स इरेगुलर ट्रुप्स आ गए तो ये एक डिफेंस का मामला बन गया, फिर ये कि भाई इंटरनेशनल फील्ड में उसका बहुत हो गया, तो वो पंडित जी के साथ ही रहा कश्मीर। नेहरू ने कश्मीर मामले की जिम्मेदारी पटेल के हाथों से लेकर गोपाल स्वामी अयंगर के हाथों में सौंप दी। नेहरू के इस फैसले से दुखी होकर पटेल ने भी कश्मीर मसले से अपने आप को धीरे धीरे अलग कर लिया। आखिर किस मजबूरी में नेहरू ने ऐसा किया? अगर पटेल के हाथों में कश्मीर की जिम्मेदारी होती तो क्या जम्मू कश्मीर के हालात अलग होते? इन सवालों के जवाब पर अब तो बस कयास ही लगाए जा सकते हैं। मेरे वालिद उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे, वो पंडित जी के साथ बहुत मिल के काम कर रहे थे, और मुझे अच्छे तरह से मालूम है कई लोगों ने सोचा था कि वहाँ जाने से क्या फ़ायदा, मगर हमको ये भी मालूम था कि अगर हम नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान तो ले जा रहा था। तो ये कि हम लोग यूनाइटेड नेशंस क्यों गए, इसके ऊपर बहुत ज़रा सोच समझ के हम लोगों को कुछ कंक्लूजन में आना चाहिए। हम लोग वहाँ जाके किया क्या वो दूसरी बात है, वो हैंडलिंग हमारी ज़रा कमज़ोर थी शुरू में। इस घटना के बाद कई मसलों पर नेहरू और पटेल के बीच दूरियां बढ़ने लगी। नेहरू के इस फैसले से पटेल कितने आहत थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि 23 दिसंबर 1947 को पटेल को जैसे ही इस बारे में पता चला, उसी दिन उन्होंने नेहरू के नाम एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि आपके मंत्रिमंडल में इस फैसले के बाद शायद मेरे लिए कोई जगह नहीं बनती, इसलिए मैं इस्तीफा सौंपता हूं। गांधी ने पटेल को यह चिट्ठी नेहरू के पास भेजने से मना कर दिया। शायद इसीलिए यह चिट्ठी नेहरू तक पहुंची ही नहीं। पटेल, नेहरू और गांधी के रिश्तों को एक ही सांचे में रखकर देखना बेमानी होगा।
समय और परिस्थिति के हिसाब से इन रिश्तों के मायने बदलते रहे। पटेल और नेहरू को एक साथ लेकर चलने की जद्दोजहद से गांधी जी हमेशा जूझते रहे और फिर ऐसा मौका भी आया कि पटेल और नेहरू ने मिलकर बापू के फैसलों को दरकिनार कर दिया। कश्मीर मसले की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि नेहरू और पटेल के बीच टकराहट का एक और दौर शुरू हो गया। नेहरू का कहना था कि प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें किसी भी मंत्री के कामकाज में दखल देने का अधिकार है। पटेल को यह दखल अंदाजी कतई पसंद नहीं थी। 12 जनवरी 1948 को गांधी को लिखी चिट्ठी में पटेल ने कहा कि ऐसी कोई भी कोशिश प्रधानमंत्री के पद को तानाशाह बनाती है। नेहरू से लगातार बिगड़ते संबंधों से सरदार काफी आहत थे। बापू के मौत से कुछ दिन पहले सरदार उन्हें चिट्ठी लिखकर लगातार ये विनती करते रहे कि उन्हें पद मुक्त कर दिया जाए। 12 जनवरी 1948 पटेल ने गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी। मुझ पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। जवाहर पर भी काम का बोझ बहुत ज्यादा है। मैं उसका हाथ नहीं बटा पा रहा हूं। मौलाना भी मेरे काम से खुश नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता। वक्त वक्त पर आपको मेरे बचाव में आना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे अब हर कार्य से मुक्त करें। पटेल। वैष्णव 30 जनवरी 1948 की शाम सरदार आखिरी शख्स थे जिनसे गांधी की मुलाकात हुई। 1.5 घंटे तक चली इस लंबी बातचीत के बाद बापू ने उन्हें भरोसा दिलाया कि कल वो नेहरू और सरदार दोनों से मिलेंगे। शायद पटेल को उम्मीद थी कि बापू कोई बड़ा फैसला लेंगे। वो फैसला क्या होता, ये राज बापू की मौत के साथ दफन हो गया। दरअसल आजादी के दौर के बाद पटेल और नेहरू के बीच सरकार और संगठन की जोर आजमाइश का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी बुनियाद 20 साल पहले पड़ चुकी थी। 1929 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था। 1928 की बारडोली आंदोलन के चैंपियन सरदार का कद पूरे देश में अचानक से बढ़ गया। गुजरात से बाहर निकलकर वह पूरे देश के नेता हो गए। गांधी के विचारों पर आस्था रखते हुए भी और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हुए भी और बुनियादी तौर पर उन आस्थाओं को न मानते हुए भी उन आस्थाओं को व्यावहारिक रूप से ज़मीन पर लाने का जो श्रेय है गांधी के सत्याग्रह को, गांधी के नॉन कोऑपरेशन को बारडोली में, बोरसौद में और करसाड में और गुजरात के अंदर जो गांधी के की जो आधारभूत सिद्धांतों प्रैक्टिकल रूप देने में जो जिसको कहते हैं बारडोलाइज्ड गांधी, ये उसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। जवाहरलाल वगैरह जब गांधी कॉल देता था तो जाते थे, जेल में चले जाते थे। 1920 से 1950 तक पटेल पर जिम्मेदारी रखी गई थी कि पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करे। तालुक में क्या बोलते हैं, जिलों में, प्रदेशों में कांग्रेस कमेटी स्थापित करें और उनको मजबूत करें। तो पटेल वैसे पूरे उनकी वो कह सकते हैं पटेल के बारे में कि पटेल अपनी जिंदगी कांग्रेस के लिए बिताई। सरदार को पूरा भरोसा था कि कांग्रेस के अगले अध्यक्ष वही होंगे, लेकिन ऐन मौके पर गांधी ने फैसला किया कि कांग्रेस की बागडोर नेहरू संभालेंगे। गांधी के इस फैसले को सरदार ने चुपचाप मान तो लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी टीस उनके मन में आखिर तक बनी रही। आखिर गांधी के इस फैसले के पीछे
उनकी सोच क्या थी? दो बार तो वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए उसको चुना गया और नेहरू बन गया। नेहरू ज़्यादा सामने आकर कर सकता है और सरदार पटेल नहीं कर सकता है, ये इतना ही बात थी। ये और कुछ ममता भी गांधी की थी। ये बात मानने की बात है कि थोड़ा सा, जैसे आप ऐसा मान लीजिए कि जिस बेटे पर आपको ज़्यादा हक होता है, आपको कह रहे हैं तुम ठहरो, और जो थोड़ा ज़िद्दी बेटा होता है उसकी गलत बात को भी बाप कह रहा है यार तुम ठहरो यार, इसको कर लेने दो। पटेल में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुजरात का भी एक फैक्टर, बड़ा फैक्टर था। गांधी गुजरात से आते थे, पटेल गुजरात से आते थे, दोनों गुजराती थे। तो यदि गांधी ने किसी और की कीमत पे पटेल को एक सीमा के बियॉन्ड ऐसा लगता कि प्रमोट किया है, पटेल डिजर्व करते थे बेटर ट्रीटमेंट, उनके अंदर वो सब लीडरशिप क्वालिटीज़ थी जो उनको एक बेहतर पोजीशन कांग्रेस में दिलाती। लेकिन कहीं ना कहीं गांधी के मन में शायद ये बात रही होगी कि उनके ऊपर कोई ऐसा भी आरोप न लगे। तो मुझे लगता है कि निष्पक्षता जो गांधी की का एक बड़ा फैक्टर था, उस फैक्टर में भी कहीं ना कहीं पटेल को उसकी कीमत, अपने गुजराती होने की कीमत चुकानी पड़ी। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में गांधी जी को यह अंदाजा हो गया कि पटेल और नेहरू दोनों को एक साथ चलने के लिए ज्यादा दिन तक मजबूर नहीं किया जा सकता, और उनकी मौत ने इस संभावना पर कम से कम विराम लगा दिया। और नेहरू और पटेल के बीच एक बार फिर मतभेद का सिलसिला शुरू हो गया, और एक बार तो ऐसा लगा कि कांग्रेस को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। 1950 का कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नेहरू और पटेल के बीच आत्मसम्मान की लड़ाई बन गया। पटेल पुरुषोत्तम दास टंडन की वकालत कर रहे थे तो नेहरू जेबी कृपलानी की। इन दोनों के बीच खतों का लंबा दौर चला। एक दूसरे को समझाने की जब सारी कोशिशें बेकार होने लगी तो नेहरू ने पटेल को यहां तक कह डाला कि इस चुनाव को वो अपनी सरकार के लिए विश्वास मत की तरह देख रहे हैं। अगर उनका उम्मीदवार हारता है तो वो प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे देंगे। टंडन बहुत एक शोविनिस्टिक था, बहुत कट्टर किस्म का आदमी, तो उसका तो सवाल उठता नहीं था उनका लेना, और ना ही वो समझते कि इसका इतना बड़ा स्टेचर है मेरे। अच्छा, चुनाव में पटेल पर हिंदूवादी ताकतों के साथ सहानुभूति रखने के आरोप लगे। संगठन के अंदर जब भी फैसले की घड़ी आई तो पटेल को उसका फायदा मिला। आखिरकार पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस अध्यक्ष बने। कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव तो हो गया, अब बारी देश के पहले राष्ट्रपति को चुनने की थी। एक बार फिर पटेल और नेहरू की सोच आपस में टकरा रही थी। पटेल राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाने की वकालत कर रहे थे और नेहरू की नजर में राजेंद्र प्रसाद की छवि एक ऐसे नेता के रूप में थी जिनके स्वभाव और व्यवहार में ठेठ देसी अंदाज दिखता था। नेहरू की परवरिश एक संपन्न माहौल में हुई थी और कहीं न कहीं इसकी झलक उनकी निफासत भरे अंदाज में दिखती भी थी। नेहरू किसी ऐसे ही शख्स को देश का राष्ट्रपति बनाना चाहते थे जिसके तौर तरीके और सोचने का नजरिया उनके करीब हो। यही कारण था कि सी राजगोपालाचारी राष्ट्रपति पद के लिए नेहरू की पहली पसंद थे। राजगोपालाचारी विश्व के मामलों को जानते थे और अंग्रेजी में बहुत ही तमिल भी बोलते थे और अंग्रेजी भी। राजेंद्र प्रसाद सिर्फ हिंदी में ही, हिंदी उनकी भाषा सिर्फ हिंदी थी। और नेहरू के समझ में हमारा जो राष्ट्रपति, जो पहला राष्ट्रपति जिसको हमें चुनना चाहिए, उन्होंने सोचा एक तो दक्षिण भारत को साथ लाएं, तो एक तमिल नेता को चुने। दूसरा, अगर हम बुद्धिजीवी को चुने जो अमेरिका को भी समझता है और विश्व माने पश्चिम का जो फिलॉसफी को भी समझता है, इतिहास भी समझता है, तो ये बढ़िया रहेगा भारत के लिए। तो इसलिए वो चाहते थे कि राजगोपालाचारी आए। लेकिन पटेल राजगोपालाचारी को माफ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने 42 के आंदोलन में वो शामिल नहीं थे।
नेहरू और पटेल के बीच विचारधाराओं की इस टकराहट की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। 1936 में लखनऊ सम्मेलन के बाद नेहरू ने लेफ्ट के 3 सदस्यों को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह दी। नेहरू के इस फैसले के विरोध में पटेल, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी ने इस्तीफा देने की धमकी दे डाली। गांधी को बीच बचाव करना पड़ा। नेहरू सोवियत यूनियन जाने के बाद एक्सट्रीम लेफ्ट हो गए थे। एक्सट्रीम लेफ्ट नॉट इन द सेंस ऑफ लेफ्ट पार्टीज, लेकिन कांग्रेस के अंदर रह के जो एक एक्सट्रीम लेफ्ट की पोजीशन थी वहां तक पहुंच गए थे। मुझे लगता है कि सोवियत यूनियन के धीरे धीरे स्टालिन के अंडर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद शायद नेहरू ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी रिलैक्स की और वो लिबरल लेफ्टिस्ट हुए।